नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी लोकतंत्र के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र के जो लक्षण हैं, लोकतंत्र की जो गुण हैं, विशेषताएं हैं और लोकतंत्र के जो दोष हैं वो हमने पढ़ लिए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र का जो वर्गीकरण किया हुआ है उसके बारे में। तो लोकतंत्र का जो मुख्यतः वर्गीकरण है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें किया हुआ है। इसके अलावा बात करें तो राजतंत्रीय प्रणाली और जो गणतंत्रवादी जो लोकतंत्र है, दो पार्ट ये होते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है। मसीहा जे रूसो को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में रूसो ने सर्वप्रथम क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मजबूती के साथ समर्थन किया था। और वर्तमान में अगर बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर अप्रत्यक्ष या जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली है वो क्या है ज़्यादा प्रचलन में है। क्योंकि यहाँ देखो बात करते हैं, ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली ये बड़े भूभाग या फिर ये कहें कि ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में संभव नहीं है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ ही कैंटन है वहाँ ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन अभी चल रहा है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये है कि इसमें क्या है, जनता सीधे सीधे क्या है भागीदारी रखती है। और ये अभी से लागू नहीं है, पहले भी जो यूनान वाले जो नगर राज्य थे उनमें भी क्या है ये प्रणाली प्रचलन में थी। वहाँ जैसे कानून निर्माण करना है, कानून को लागू करना है या अधिकारियों को चुनने के लिए सर्वसम्मति से क्या जनता निर्णय करती थी। और वर्तमान में वही प्रणाली क्या है थोड़ी सुधार के साथ स्विट्जरलैंड में लागू है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के लिए या संचालन के लिए कुछ साधन हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है जनमत संग्रह। अब देखो जनमत संग्रह यानी जनता के द्वारा मतों का संग्रह, यानी कोई भी गवर्नमेंट कानून बनाती है तो सबसे पहले जनता की क्या है राय ली जाती है, यानी जनता उसके ऊपर अपनी राय देगी, उसके बाद ही क्या है वो कानून में कुछ अमेंडमेंट करेंगे चाहे नया बनाएंगे। तो अब जनमत संग्रह भी क्या है दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है अनिवार्य जनमत संग्रह। तो इसके अनिवार्य जनमत संग्रह की बात करें तो ये कब होता है, अगर संविधान संशोधन हेतु कोई सरकार प्रस्ताव पेश करती है। देखो जनमत संग्रह यानी किसी विषय पर जनता की राय जानने के लिए मतदान करवाया जाता है, उससे ही क्या है जनमत संग्रह कहते हैं। अब अनिवार्य यानी जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन हेतु जनमत संग्रह करवाना क्या होता है अनिवार्य होता है, उसमें कोई छूट नहीं है। जैसे फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, इनमें ये क्या प्रणाली प्रचलन में। और दूसरा जो जनमत संग्रह होता है वो होता है ऐच्छिक। तो अगर ऐच्छिक की बात करें स्विट्जरलैंड से संबंधित, तो इसमें अगर 30,000 मतदाता या फिर 8 कैंटन और 30,000 मतदाता अगर मांग करें तो किसी भी कानून पर जनमत संग्रह करवाया जा सकता है। और जनमत संग्रह को क्या है लोकतंत्र की ढाल भी कहा जाता है। तो सबसे पहला तो एक आवश्यक शर्त ये कहें कि ये चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र उसके लिए आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला तो आता है जनमत संग्रह। दूसरी चीज़ आती है यहाँ आरंभक यानी इनोवेटिव। तो आरंभक में आरंभ करना, नाम से पता चल रहा है आरंभ करना, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यह वह साधन है जिसके द्वारा जनता क्या है स्वयं कानून निर्माण की पहल करती है, यानी आरंभ करती है। पहल करना मतलब आरंभ करती है। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण आरंभक, एक होता है सूत्रबद्ध आरंभक। तो साधारण आरंभक में क्या होता है कि जनता कानून बनाने की क्या है मांग करती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है सरकार से मांग की जाती है, जनता मांग करती है कि आप ये कानून बनाओ। और सूत्रबद्ध आरंभक में क्या होता है कि जो जनता है वो सरकार को ड्राफ्ट भी बनाकर साथ में क्या है पेश करती है। तो ये यानी आरंभक शुरुआत करना, आरंभ करना किसी चीज़ को, तो जनता क्या है किसी भी कानून के लिए क्या है पहले शुरुआत करती है। तीसरी चीज़ आती है प्रत्यावर्तन या रिकॉल। जैसे रिकॉल सिस्टम नाम से पता चल रहा है। रिकॉल का मतलब जैसे मान लो ये भी एक ऐसा बहुत अच्छा एक तरह से ये कहें कि
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बहुत बढ़िया गुण है ये। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये ऐसा साधन है, जैसे मान लो इन्होंने कोई भी अपना जो प्रतिनिधि चुना, तो उससे अगर असंतुष्ट है तो उसको कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसको क्या है, वापस ये बुला सकते हैं, उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। जैसे अपने तो मान लो जीत गया तो जीत गया, वो 5 साल तक तो राज करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। उसको क्या कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी क्या जनता वापस बुला सकती है। और फिर चौथी चीज़ आती है, वो आती है प्रारंभिक सभाएं। तो प्रारंभिक सभाएं यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विशुद्ध रूप वास्तव में यही है। प्रारंभिक सभाओं की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विशुद्ध रूप क्या है, प्रारंभिक सभाएं। तो इसमें राष्ट्रीय विषयों पर भी क्या होती है, चर्चा होती है। जैसे भारत के संदर्भ में भी बात करें तो भारत में जैसे ग्राम सभा है या वार्ड सभा है, ये भी एक तरह से प्रारंभिक सभाओं का ही रूप है। प्रारंभिक सभाएं मतलब जो गांव की छोटी छोटी सभाएं हैं उनके बारे में। तो स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह को लोकतंत्र की ढाल व तलवार दोनों हैं। ये डाइसी महोदय की परिभाषा है कि स्विट्जरलैंड में जो जनमत संग्रह होता है वो लोकतंत्र की ढाल भी है और तलवार भी है, दोनों है। फिर यहाँ जो दूसरी बात आती है वो आती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि वर्गीकरण पढ़ रहे हैं लोकतंत्र का। अब देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष में तो क्या है, जनता सीधे सीधे भागीदारी लेती है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता इसमें सीधे भागीदारी नहीं लेकर क्या अपना प्रतिनिधि भेजती है। और संसार के अधिकांश राष्ट्रों में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली प्रणाली ही क्या है, प्रचलन में है। तो इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं। और ये वहाँ हमने स्टार्टिंग में देखा भी था, ये वहाँ पाया जाता है जहाँ जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाना संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो, वहाँ कौन सा काम में लिया जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सिद्धांत काम में लिया जाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता क्या होती है, वास्तविक शासन की शक्ति का क्या होती है, प्रतीक होती है। लेकिन जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को यह शक्ति क्या कर देती है, प्रत्यायोजित कर देती है। यानी इसे देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप ऐसे समझो, इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए शासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वो जनता द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो अब शक्ति किसके पास है, चुनती कौन है, जनता चुनती है। तो वास्तविक शासन की शक्ति तो किसके पास है, जनता के पास। लेकिन जनता फिर अपनी शक्ति किसको दे देती है, वो दे देती है जो वहाँ के एमएलए एमपी जो भी हैं उनको अपनी शक्ति क्या कर देती है, प्रायोजित कर देती है, प्रत्यायोजित यानी उनको स्थानांतरित कर देती है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी 2 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, वो काम में ली जाती है। पहली है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसे अमेरिका है। तो अब देखो अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ये हमने वैसे अलग से भी विस्तार से पढ़ रखा है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में सर्वेसर्वा कौन है, राष्ट्रपति है। तो वहाँ राष्ट्रपति क्या है, वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है अध्यक्षीय प्रणाली में। यानी राष्ट्रपति जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के सदन के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखता। जैसे भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। अब दूसरी बात करें संसदीय शासन प्रणाली, जो कि भारत में प्रचलित है। तो अब इसमें राष्ट्रपति के पास तो नाममात्र की शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री, और उसका मंत्रिमंडल क्या है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। और ये राष्ट्रपति हो गया, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो नाममात्र की शक्तियां रखता है, और जो संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति क्या है, उत्तरदायी भी होता है। कार्यपालिका है, जैसे कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका उत्तरदायी भी होती है। तो देखो कार्यपालिका उत्तरदायी क्यों होती है, क्योंकि कार्यपालिका का चयन भी कहाँ से किया जाता है, संसद से ही किया जाता है। अतः कार्यपालिका क्या होती है, जो संसद के चुने हुए प्रतिनिधि है उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व रखती है। तो ये हो गई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात। इसके बाद हम बात करें जो संवैधानिक गणतंत्रवादी लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र लोकतंत्र।
तो देखो गणतंत्र और राजतंत्र दोनों में जो मुख्य अंतर क्या है, देखो राजतंत्र का मतलब राजा का राज और गणतंत्र का मतलब यहाँ होता है राज्य का मुखिया निर्वाचित, और यहाँ होता है राज्य का मुखिया वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही क्या है राजा बनेगा। तो गणतंत्रवादी लोकतंत्र मतलब भारत, जैसे भारत इसका उदाहरण है। तो अब बात करें संवैधानिक राजतंत्र, तो इसमें मुखिया क्या होता है वंशानुगत आधार पर, लेकिन इनमें भी क्या लोकतंत्र, जैसे ब्रिटेन की बात करें तो पाया तो इनमें भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है, क्योंकि इनमें देखो राष्ट्रपति राजा रहता है, उसके पास कोई शक्तियां वैसे नहीं रहती है, राजा किसी काम के लिए उत्तरदायी नहीं है, राजा यहाँ क्या करता है सिर्फ राज करता है, शासन नहीं करता है। तो ये होता है राजतंत्रीय लोकतंत्र। चलता वहाँ भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, लेकिन मुखिया कौन रहता है वहाँ राजा रहता है। और गणतंत्र में क्या होता है कि मुखिया का निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष प्रणाली से, आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली चलती है उससे। तो ये सिस्टम है किसका, संवैधानिक गणतंत्रवादी लोकतंत्र, जैसे अमेरिका है, भारत है, इनमें ये सिस्टम प्रचलित है। इसके अलावा भी कुछ और मॉडलों के बारे में हम बात करें तो वो आते हैं लोकतंत्र के अन्य मॉडल, जिसमें पहला आता है परिचर्चात्मक मॉडल। इसके प्रतिपादक हैं हेबरमास। तो परिचर्चात्मक मॉडल देखो क्या कहता है कि जो भी लोकतंत्र में कानून बनाए जाएं, जो भी नियम बनाए जाएं, उनके ऊपर पहले क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। भाई ये किसके सिद्धांत से प्रभावित है, ये मील के विचारों से क्या है प्रभावित है हेबरमास, क्योंकि मील का ही तो ये कहना है कि 10 में से मान लो 9 एक तरफ हो, एक अकेला एक तरफ हो, तो भी हमें उस अकेले व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, यानी बहुमत वाली जो चीज़ होती है ना वो यहाँ नहीं होती। तो परिचर्चात्मक मॉडल यही कहता है कि सबकी बात सुनो, परिचर्चा करके ही क्या है कोई नियम, किसी निर्णय के ऊपर आप पहुंचो। बहुमत के आधार पर किसी निर्णय के ऊपर पहुंच रहे हो वो क्या है, गलत है। इसमें क्या प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व गिना जाता है। दूसरा आता है यहाँ डिजिटल लोकतंत्र, स्मिथ व ग्रे। तो आजकल आप देख रहे हो कि सब कुछ क्या इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, प्रचार करना है वो भी इंटरनेट के माध्यम से, और आने वाले समय में तो ये हो जाएगा कि वोट भी आपको डालना है तो कहीं एक मुख्य शहरों के या गाँव के जगह हैं, वहाँ मशीनें लगी रहेंगी, वहाँ आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाओ और वोट डाल दो। तो डिजिटल लोकतंत्र प्रचार के माध्यम से ये सब धीरे धीरे डिजिटल होने वाला है, हो भी रहा है कई जगह, यानी मतदान के लिए भी अब धीरे धीरे इंटरनेट और कंप्यूटर की पहल हो रही है। फिर बात आती है निर्देशित लोकतंत्र की। निर्देशित का मतलब इसके जो हैं वो है सुहार्तो, इंडोनेशिया के। इसमें क्या होता है कि शासन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाता है और चुनाव का एक दिखावा किया जाता है कि भाई हाँ चुनाव हो रहे हैं, जैसे रूस में ऐसा होता है। तो एक तरह से वो क्या है तानाशाही है, लेकिन लगता लोगों को ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि भाई ये वास्तव में यहाँ क्या है लोकतंत्र चल रहा है। ये है निर्देशित लोकतंत्र। समुदायवादी लोकतंत्र, तो समुदायवादी लोकतंत्र के ये हैं बेंजामिन बार्बर और डेनियल बेल मुख्य सिद्धांतकार। तो समुदायवादी क्या कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। फिर बात आती है सर्वदेशीय लोकतंत्र, इसके हैं डेविड हेल्ड। तो इन्होंने सर्वदेशीय मतलब सभी देशों में, जैसे यूएनओ जैसी संस्था है, इन्होंने इनके बारे में बताया कि उनमें भी क्या है लोकतंत्र होना चाहिए। जैसे अभी की बात करें तो वहाँ एक तरह से तानाशाही चलती है, कुछ ही देश हैं जैसे अमेरिका है, उन्हीं की अमेरिका ही दादागिरी चलती है, वहाँ सीधे सी एक की कहानी है। तो ये सारे लोकतंत्र कुछ अन्य मॉडल हैं, और भी कई मॉडल आते हैं। तो ये मुख्य मॉडल थे। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में।